प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। भाग दो जो कि हम उस अध्याय 10 पढ़ रहे थे उसी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्जा खनिजों के बारे में। ऊर्जा खनिजों का जो टॉपिक है वो कोर्स में है आप लोगों के। अच्छा सवाल इस पे बन सकता है 2 या 3 नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो सबसे पहले एक परिभाषा पूछ सकते हैं आप लोगों से कि ऊर्जा खनिज होते क्या हैं, जो पावर रिसोर्स मिनरल्स होते क्या हैं। तो इन पे बात करेंगे तो ऊर्जा खनिज, जैसा कि इनका नाम ही से आप देख रहे हैं कि खनिजों में क्या होती है, एक ऊष्मा होती है और वो ऊष्मा एनर्जी होती है। तो वो कहाँ से है, तो खासकर आप ने पढ़ा होगा जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कार्बन कंटेंट जिनमें होता है उनमें ऊर्जा पाई जाती है। इसके अलावा जो जानकारी के रूप में मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी देश को का औद्योगिक विकास है वो पूर्ण रूप से ऊर्जा खनिजों पर ही निर्भर रहता है। पावर रिसोर्सेज है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो औद्योगिक विकास है, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए ज़रूरत किसकी है, ऊर्जा की है, तो वो प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल किया जाता है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ऊर्जा खनिजों में अगर हम देखें तो प्राकृतिक स्रोत जैसे जीवाश्म पदार्थ हैं, जो मैं कोयला वगैरह की बात करेंगे, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनकी बात करेंगे, परमाणु घटकों की बात करेंगे, तो ये सब एक एनर्जी रिसोर्सेज है। सो ऊर्जा के अंतर्गत आप इसमें नाम किन किन के देंगे, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। ये सारे के सारे परंपरागत रूप से हैं, यानी कि कन्वेक्शनल सोर्सेज हैं जो काफ़ी लंबे समय से हम इनको काम में लेते आ रहे हैं। पर ये अनवनीकरणीय, एक चीज़ बात रखेंगे यहाँ, अनवनीकरणीय, इनको नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो आज हैं इनके हमारे पास जो संरक्षण, इनका निक्षेप है वो सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय तक हमें अंधाधुंध इनका दोहन करते रहें तो ये उपलब्ध रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बुद्धिमत्तापूर्ण इनका दोहन नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये मान के चलें कि ये लेबोरेटरी में सिर्फ एक सैंपल के रूप में हमें दिखाने के लायक बचेंगे। ठीक है, तो इसका बुद्धिमत्तापूर्ण इनका संरक्षण करना, दोहन करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ के साथ बाकी जैसे उद्योग धंधों में है, कृषि यातायात, इनमें सब में इनका उपयोग काम में लाया जाता है। आप ये देख सकते हैं एक तालिका, एक पाई डायग्राम दिखा रखे हैं। इस पाई डायग्राम में आप ऊर्जा उत्पादन में देखें तो सर्वाधिक जो 56% आप भाग देखते रहे हैं वो परमाणु ऊर्जा का बताया गया है। इसमें 1% परमाणु ऊर्जा का है। 1 नंबर पे आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कोयला बताया गया है। आप ये देखेंगे कोयला जो सर्वाधिक है, 56% कोयले का उपयोग हम प्रारंभ से ही काम में लेते आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे पेट्रोलियम का स्थान है, फिर है जल विद्युत का, फिर प्राकृतिक गैस का है, और सबसे न्यूनतम स्तर पर है परमाणु ऊर्जा। सबसे कम काम में ले रहे हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो बता दूँ हमको, जल विद्युत जो है एक ऐसा स्रोत है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आता है पर नवीनीकरणीय है, उसको काम में आप रिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ जल विद्युत है जो परंपरागत स्रोतों में आता है जिसको नवीनीकरण किया जा सकता है। तो आगे हम बात कर रहे हैं इन्हीं जो ऊर्जा खनिज हैं, इनको बारी बारी से बात करेंगे इन पे। सबसे पहले हम कोयला ले रहे हैं जो परंपरागत स्रोतों में सबसे प्राचीनतम समय से काम में लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें आप लोगों को लिखनी क्या है, वो लिखनी है कि एक तो कोयले का स्थान विश्व में क्या है, प्राचीनतम कब खोज हुई इसकी, उस जगह का नाम है, क्या इसका उपयोग किया जाता है, इसके प्रकार कितने हैं कोयले के, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जब आप अपने प्रश्न पत्र में इनको लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं कोयले की। तो भारत जो है विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कौन सा स्थान हो गया इसका, तीसरा सबसे बड़ा स्थान हो गया, कि पहला स्थान चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरे नंबर पे कोयले में भारत है। इसमें सर्वप्रथम आपको जानकारी दे दूँ, कुछ सन 1774 के अंदर रानीगंज है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज से, वहाँ से निकाला गया 1774 के अंदर। इसके बाद 19वीं शताब्दी में और इसका विकास होता गया, अन्य भागों में भी खोज कार्य चलते रहे, खानों से निकाल गया। खासकर इसको अगर अपन देखें तो जो कोयला है उसको कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कार्बन की मात्रा के अनुसार इसको अलग अलग 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जो आप सब इसको देखेंगे। एंथ्रासाइट है,
बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पिट है। चार प्रकार के कोयले बांटे गए हैं यहाँ पर। एंथ्रासाइट है जिसमें कार्बन, इस पे सवाल एक हमेशा अक्सर बनता है। सामान्य एक नंबर का सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है, मिलान करो का सवाल भी बन सकता है, तो आप इसको याद रखें। एंथ्रासाइट है, ए से याद रखें, ए एंथ्रासाइट मतलब ए नंबर पहला है, बी फॉर बिटुमिनस बी नंबर दूसरा आएगा, ठीक है। तो ए से याद रखें। एंथ्रासाइट कितना है कार्बन, 80 से 95% कार्बन की मात्रा है। फिर बिटुमिनस है 40 से 80% है। नेक्स्ट फिर लिग्नाइट है, 40 से 55% कार्बन मात्रा है। पिट है जो सबसे पिटा हुआ बेकार किस्म का, आप याद कर सकते हैं, 40% से कम कोयला इसकी मात्रा है। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के कोयले हैं। ये सवाल अच्छा बनता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें 98.5% भंडार व 99% कोयला उत्पादन कहाँ है। विशेष रूप से गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। तो चट्टानों में आपने पढ़ा है 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, उनमें से अवसादी जो चट्टान होती हैं जो परतों में पाई जाती हैं, उन परतों वाली चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, और जीवाश्मों में ही क्या है, कोयला पाया जाता है। ये याद रखेंगे आप, जीवाश्म ईंधन होता है, ये कोयला है, और ये परतों के रूप में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट फिर अपन यहाँ देखते हैं कि भौगोलिक रूप से क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप मोटे रूप से लिख लें। महानदी घाटी क्षेत्र है, दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, विशेष रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में है। तो गोदावरी है, वर्धा क्षेत्र है, ब्राह्मणी है, इंद्रावती है, कोयल है, पंच नदी घाटी क्षेत्र है। तो मोटे रूप से महानदी, दामोदर, सोन, गोदावरी, वर्धा, ब्राह्मणी, इनको याद रखेंगे। यहाँ पर बिटुमिनस कौन सा कोयला पाया जाता है भारत में, एंथ्रासाइट कम है, बिटुमिनस ज़्यादा पाया जाता है। सो ये कितना है, ये कोयला 10 से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। एक आप तालिका यहाँ देख रहे हैं, ये तालिका जो दी गई है ये इसी से संबंधित तालिका दी है। तालिका में भारत में कोयले के भंडार, उत्पादन व उत्पादक क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। झारखंड है, उड़ीसा है, झारखंड नंबर 1 पर है कोयले में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश दिया है, ठीक। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अन्य हैं। तो टर्सरी कालीन अगर देखेंगे, इस पर भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि टर्सरी कालीन कोयला कहाँ पाया जाता है। ये सबसे नवीनतम है। इसको देखेंगे तो आसाम है, माकुल नज़ीरा है, राजस्थान में पालना है, राजस्थान का पालना याद रखेंगे, कपूर्टी, बरसिंगसर बीकानेर के पास है, तमिलनाडु का नेवली है। ये टर्सरी कालीन कोयला है। इस पे कई बार सवाल पूछा है कि भारत में टर्सरी कालीन कोयला किन क्षेत्रों में पाया जाता है। आसाम, माकुल नज़ीरा, राजस्थान का पालना, कपूर्टी, बरसिंगसर, तमिलनाडु के नेवली प्रसुन, ये याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जैसे झारखंड में बोकारो है, झरिया है, ये सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, टाटा का इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ पर, ठीक है। इन क्षेत्रों में एक नीचे तालिका दी है, इसमें कोयला उत्पादन दिखाया गया है सन 2012-13 में 556.40 टन, लाख टन इसका उत्पादन दिया है, जो 16 के अंदर बढ़कर कम होता जा रहा है इसका, जो 447.48, यानी कि इसका धीरे धीरे उत्पादन भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सीमित दायरे में है, बढ़ नहीं सकता, परंपरागत है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं कि जो टर्सरी कालीन उसी के बारे में बताया गया है। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे जो टर्सरी कालीन आप ये देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें तो टर्सरी कालीन की अभी चर्चा की थी हमने, जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जा रहा है, ठीक है, जो 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। कुछ भागों में जहाँ चूना पत्थर के साथ भी मिश्रित अवस्था में मिलता है। अभी बात की थी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल व नागालैंड व राजस्थान के अंदर इसके क्षेत्र है टर्सरी कालीन को। इसको अंडरलाइन कर ले, सवाल आ सकता है इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, निकलाइट है। अभी बात की थी अपने, बड़सिंगसर है, ठीक है, पालना है वहाँ पर। चूने के चट्टानों के साथ साथ बाड़मेर के कपूडी है, जालिपा है, गिरिल है, भंडारखा है, गूंगा है, शिव है, बीकानेर की बड़सिंगसर है, पालना है, गुड़ा है, बिटनोक है, नागौर के मेड़ता है, कसनऊ है, कुचेरा है, माता सुख है, यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा आप और देखेंगे तो राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार के आधार पर जो तापीय विद्युत संयंत्र, मतलब जो थर्मल पावर स्टेशन से याद रखना, क्योंकि कोयले से बिजली बनाई जा रही है, वो कौन सी बिजली है, उसको थर्मल पावर कहते हैं, उसको तापीय विद्युत कहते हैं।
तो उस पर आधारित है, वो लिग्नाइट पर आधारित है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। फिर एक मानचित्र दिया गया है कोयला उत्पादक क्षेत्रों को, प्रमुख रूप से इन पेटियों को जहाँ जहाँ पाए राजस्थान में अभी आप देख रहे हैं बरसिंगसर पालना है, ठीक है, इस क्षेत्रों में कपूडी है, इन इलाकों में जालिपा गिरिल बीकानेर का बरसिंगसर, ये सारे इलाके दिखाएं। लिग्नाइट प्रकार का विशेष रूप से पाया जाता है। ऊपर देखेंगे श्रीनगर में भी लिग्नाइट प्रकार का टर्सरी कालीन पाया जाता है, ठीक है, विशेष रूप से छोटानागपुर प्रदेश में वहाँ ज़्यादा है, ठीक है, जो आपने रानीगंज झरिया और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। और बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में विशेष रूप से पाया जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम क्षेत्रों की। तो पेट्रोलियम क्षेत्रों में हम देखें तो पेट्रोलियम क्षेत्रों में मैं आपको बता दूं, एक मिनट, पेट्रोलियम क्षेत्रों में हम देखें, आप ये देख रहे हैं पेट्रोलियम क्षेत्र में, तो पेट्रोलियम क्षेत्र में हम बात करेंगे कि क्या उपयोग है। औद्योगिक विकास की धुरी के लिए पेट्रोल एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में है और 17.2 लाख वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी कहाँ पाया जाता है, सेम अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, पर क्या है, एक स्पंज की भांति पाया जाता है। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज के अंदर रेशों में ये मतलब उन्हीं में अटक गया है और उसको प्रेस करते हैं तो नीचे से फिर निकलता है ये। तो स्पंज ये है वनस्पति। और सबसे पहले आपको बता दें, जैसे कोयला जो है, कोयला तो क्या बन रहा था लाखों करोड़ साल तक, जब जो वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके दफन होने से बनता है। और पेट्रोल जो होता है वो जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे मेरीन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव, मछली वगैरह हो गए, इनके मरने के उपरांत लाखों हजारों सालों बाद ये क्या होते हैं, स्पंज की भांति उनमें उनके शरीर से ये उस स्पंज के अंदर समावेशित हो जाता है उसमें। तो ये वनस्पति व जीवे जो विशेष रूप से सागरीय भागों में दफन होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया और तापीय प्रक्रिया से निर्मित हो जाते हैं, इन्हें जीवाश्म खनिज तेल कहा जाता है, ठीक है। तो जीवाश्म खनिज तेल क्या होता है, जो वनस्पति को जीवों सागरीय उनमें भागों में पाए जाएंगे वो जीवाश्म खनिज तेल होंगे। ये प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है, ये विशेष रूप याद रखेंगे। पहले ऊपर प्राकृतिक गैस हल्की होगी वो ऊपर में होती है और जीवाश्म खनिज तेल नीचे पाया जाता है। इसे परिवहन व मशीनरी क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है। इसके भंडार आप देख रहे हैं, ये मानचित्र दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी, ये विशेष रूप से आसाम का नाम पहले नंबर पे है। आसाम, जब कोयले में हम झारखंड का पहला नाम आ रहा था, तो इसमें आसाम का पहला नाम है ब्रह्मपुत्र घाटी की सूरमा घाटी है। बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग है, राजस्थान व सौराष्ट्र क्षेत्र है, हिमालय का तराई क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन, गोदावरी, कावेरी डेल्टा, अरब सागर का बॉम्बे हाई जरूर याद रखना, ठीक है, जो कि बेसिन क्षेत्र से यहीं से निकाला जाता है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस भाग से निकाला जाता है, अरब सागर का बॉम्बे हाई। ये एक मानचित्र दिखाया गया है जिसके अंतर्गत आप 10.5 में आप देख सकते हैं ये संभावित क्षेत्र हैं जिनको प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। तालिका 10.4 भी आप देख रहे हैं जिसके अंतर्गत भारत के पेट्रोलियम प्रमुख उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों को दिखाया गया है। असम में आप डिगबोई को याद रखेंगे। डिगबोई, जैसा कि इसका नाम है कि एक कहानी भी है इसके साथ कि डिगबोई जो है कि उस स्थान का नाम डिगबोई ही क्यों पड़ा, डिगबोई क्योंकि जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य था यहाँ पर, उपनिवेशवाद था, तो असम के वहाँ पर ही जब लकड़ी के लट्ठों को हाथी से ले जाया जाता था तो हाथी का पैर एक बार कीचड़ पे पड़ता है, तो वहीं एक अंग्रेज़ अफसर होता है, वो कीचड़ उछल के उसके मुंह पे आता है, वो उसको देखता है, साफ़ करता है और देखता है कि उसमें से जो स्मेल है वो किसकी अपने खनिज तेल की आ रही होती है। तो अचानक वो लड़के को बोलता है रुको रुको उतरो। अब वो इंग्लिश में उसको बोलता है बॉय डिग बॉय मतलब लड़का, डिग मतलब खोदो इसको, तो उस जगह का नाम क्या प्रसिद्ध हो गया, डिगबोई। तो वहाँ खनिज तेल सबसे पहले निकाला गया था, डिगबोई है। लखीमपुर है, हसंगपुंग है, बदरपुर है, मसिमपुर है, पथरैया, नाहरकटिया है, हुंगरीगंज है, मोरेन है, ये कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र है। डिगबोई को आप याद रखेंगे, मोरेन को याद है, शिवसागर को याद रखें आप, ठीक है। गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र है, लुनेन क्षेत्र है, कलोल है, महसाना है, अरब सागर के अलियाबेट द्वीप है, यहाँ पर निकाला जाए। महाराष्ट्र में अरब सागर के बॉम्बे हाई, अभी आपको नाम बताया था, ये अपतटीय क्षेत्र से कॉन्टिनेंटल शेल्फ से निकाला जाता है, बॉम्बे हाई। राजस्थान में बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर है, प्रसिद्ध आप लोग जानते हैं, यहाँ पर केन्स एनर्जी के माध्यम से दोहन किया जा रहा है इसको।
आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन, केलापुर व अमलापुर क्षेत्रों में, तमिलनाडु के मदनघाट, नागपट्टनम व कोवी कोलम क्षेत्र में पाया जा रहा है। अब ये प्रमुख क्षेत्रों को ही नीचे आप बताया गया है, इसी को मैं बता रहा हूँ कि देश में करीबन 90% उत्पादन महाराष्ट्र, असम, गुजरात, राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। और कच्चे तेल को देश की करीबन 24 बड़ी रिफाइनरीज का भी नाम है। इसका एक मैप हो रहा है, वो मैं आपको और लिंक में शेयर कर दूंगा, उस मैप को भी आप देखें, उस पर भी प्रैक्टिस करें। जैसे गुवाहाटी है, बरौनी है, बड़ोदरा है, हल्दिया है, मथुरा है, डिगबोई है, जामनगर, ये प्रमुख रिफाइनरीज हैं। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज है गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, जामनगर। इनको पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है, जो हजीरा बीजेपुर HBJ पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे अपन। और इस प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। जो भारतीय गैस प्राधिकरण है वो इसका रख रखाव करती है, किसका, प्राकृतिक गैस का, उसको भेजने का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। यह कंपनी देश के कुल प्राकृतिक गैस के विद्युत उत्पादन 38%, उर्वरक में 33% व शेष उद्योग व रसोई गैस के कार्य में उपलब्ध करवाती है। तो अलग अलग रूपों से इसका प्राकृतिक गैस काम कहाँ कहाँ आती है। सबसे विद्युत, जैसे कोयले से भी थर्मल पावर बनाई जा रही थी, तो इससे भी विद्युत उत्पादन में काम में आती है। उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने काम आती है, रसोई गैस में काम में आती है। और देश के करीबन 91% उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, असम और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर इसका पूछा जाए उत्पादन कहाँ से हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, राजस्थान से हो रहा है। राजस्थान में बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर के 12 ब्लॉकों से, जैसे जैसलमेर ब्लॉक है, सांचौर गुड़ामालानी ब्लॉक है, बीकानेर है, नागौर ब्लॉक है, बीकानेर का गंगानगर ब्लॉक है, संचित भंडार यहाँ से पाए जाते हैं। गुड़ामालानी सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केन्स इंडिया, अभी मैंने नाम बताया था, इसके द्वारा 91 कुएँ खोदे गए हैं। और विशेष रूप से अभी आप लोगों का कक्षा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो केन्स एनर्जी के माध्यम से ही, उसका ही बहुत बड़ा पैसा बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगाया गया है। केन्स एनर्जी के माध्यम से ही कक्षा प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा है। तो 91 कुएँ खोदे गए हैं, इसमें 12 कुएँ में 2005 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे परमाणु ऊर्जा खनिज है। परमाणु ऊर्जा में विशेष रूप से आप क्या करेंगे, यूरेनियम, इनके बारे में लिखेंगे। कौन कौन सा है, विशेष रूप से यूरेनियम के अलग अलग भाग हैं उसके। तो यूरेनियम 338 है, 235 है, 233 है, प्लूटोनियम है 239 है, 239 है, थोरियम है, बेरिलियम है, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग। तो ये सारे के सारे पेट्रोलियम के मतलब परमाणु ऊर्जा के स्रोत है। थर्मल पावर एनर्जी, थर्मल नहीं सॉरी न्यूक्लियर पावर एनर्जी आप इसको कहेंगे। न्यूक्लियर पावर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर पावर में कहाँ कहाँ से इसके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर पावर में, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम 338 है, 235 है तथा 233, प्लूटोनियम 239 है, थोरियम है, बेरिलियम है, जिरकन है, ये नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। 1 औंस यूरेनियम से 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति, मतलब आप ये देखिए कितनी ऊर्जा है इसके अंदर। 1 औंस है, इसका मतलब ग्राम के बराबर का होता है। औंस यूरेनियम 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर होता है। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया भारत के संदर्भ में। कब है, 1948 में, आज़ादी के 1 वर्ष बाद। और देश में वर्तमान में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। इन परमाणु रिएक्टरों में भारत में 4800 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार यूरेनियम धारवाड़ कहाँ से निकाले जाते हैं, यूरेनियम धारवाड़ है जो दक्षिण का भाग है, कर्नाटक के पास। आर्केन है तमिलनाडु के पास का भंडारों से, बिहार का है। सीएम भूमि राजस्थान में, अपर्क क्षेत्रों में, पैगमाइट शैलों में। केरल में मैंने आपको बताया समुद्र तटीय मोनोजाइट सैंड है। थोरियम के भंडार केरल में विशेष रूप से और कहीं नहीं पाए जाते, भारत में केरल में ही पाए जाते हैं। बेरिलियम के भंडार हैं, बिहार है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये विशेष रूप से जो परमाणु ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के जो प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं उनमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो तारापुर का नाम आता है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान में रावत भाटा है, काकरापारा गुजरात के अंदर है, कल्पकम है, कुंडलकुलम है, तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में अवस्थिति है। ठीक है, फतेहपुरा सिरसा है, सिरसा फतेहपुरिया ये हरियाणा में अवस्थित है। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे कैगा है, कर्नाटका में स्थित है।
तो विशेष रूप से ये सारे के सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो भारत के अंदर अवस्थित है, और इनका एक महती आवश्यकता है देश के विकास में। चाहे आप उसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में रूप में देखें या नवीन ऊर्जा स्रोतों में देखें, नवनीकरणीय में देखें, तो पर नवनीकरणीय में सिर्फ जल विद्युत ऊर्जा को हमने पढ़ा था जो परंपरागत में आता है नवनीकरणीय। बाकी ये सब हैं जो दोहन हो जाएंगे। इनका अगर हमने बुद्धिमत्ता रूप से इनका उपयोग नहीं किया, संरक्षण नहीं किया, तो आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करें, हम अक्षय ऊर्जा की तरफ प्रोत्साहित होएं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये विभिन्न ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। इसी के साथ अगले भाग में फिर मिलेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों के बारे में, जो एक टॉपिक और शामिल किया गया आपके कोर्स में। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।